नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त डेविड और गोलायत की कहानी देखने वाले हैं जहां बीजे संघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखानी ने बचपन की एक आम सी समस्या को उठाया और उसे शून्य से शुरू करके 1200 करोड़ रुपए के विशाल एम्पायर में बदल दिया। यह है हिंदुस्तान पेंसिल्स के उस शानदार सफर की कहानी जिसके बारे में आज हम बेहद डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे विदेशी पेंसिल्स के एकाधिकार से, फिर देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट इंडियन पेंसिल डिजाइन की गई। उसके बाद बात करेंगे उनके लाजवाब ग्रास रूट्स वितरण और अप्सरा ब्रांड के विस्तार की, और आखिर में देखेंगे कि कंपटीशन को पछाड़कर ये 1200 करोड़ की लेगेसी कैसे खड़ी हुई। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द फॉरेन पेंसिल मोनोपोली। एक ऐसा वक्त जब पेंसिल का बाजार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कीमत पर बटा हुआ था। देखिए, 1950 के दशक की बात है। आज़ादी के ठीक बाद का भारत। मार्केट में उस वक्त कितना बड़ा गैप था। एक तरफ थी फैबर कास्टेल और स्टेडलर जैसी महंगी इंपोर्टेड पेंसिल्स जो आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर थीं, सिर्फ अमीर परिवार ही ने ले सकते थे। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लिए वही जल्दी टूटने वाली, हाथ काला करने वाली लोकल पेंसिल्स थीं, या फिर बस वो पुरानी नारी किट की कलम और स्याही का सहारा था। इन्हीं खराब विकल्पों और फ्रस्ट्रेशन ने बीजे संघवी को एक सचमुच बेहतर समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, इंजीनियरिंग द इंडियन पेंसिल। यहाँ से शुरू होती है उनके प्रोडक्शन ब्रेक थ्रू की बड़ी दिलचस्प कहानी। इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका था वो बिल्कुल कमाल का था। सबसे पहले वो खाली हाथ नहीं बैठे। वो जर्मनी गए ताकि फॉरेन कंपनी से पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियां सीख सकें। फिर वापस आकर लोकल रिसर्चर्स के साथ मिलकर उन्होंने कार्बन और क्ले का एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढा ताकि ग्रेफाइट कोर बिल्कुल स्मूथ और ड्यूरेबल बन सके। नई इंपोर्टेड मशीन्स खरीदने का तो बजट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपने लोकल इंजीनियर्स और कारपेंटर्स की मदद से अपनी खुद की देसी जुगाड़ मशीन्स बना डाली। लेकिन एक और बड़ी समस्या भी बाकी थी, लकड़ी। इंपोर्टेड सीडर वुड जो पेंसिल के लिए बेस्ट मानी जाती थी, वो अमेरिका से आती थी और बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों के जंगलों की तब तक खाक छानी जब तक उन्हें एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल गया, और वो था इंडियन पॉपुलर यानी चिनार की लकड़ी। ये आसानी से लोकली मिल जाती थी, बहुत हल्की थी, मजबूत थी, और इसको शार्प करना बेहद आसान था। एकदम परफेक्ट और अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव। पर सच कहूं तो ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी शुरुआती जुगाड़ मशीन्स बहुत स्लो थीं और बार बार खराब हो जाती थी। पैसों की लगातार तंगी और इन फेल होती मशीन्स के साथ इस संघर्ष ने बीजे संघवी पर इतना मेंटल टोल डाला कि उन्हें थोड़ी देर आराम से सोने के लिए भी नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। ये उनका वही अटूट जुनून था जिसने आखिरकार सारी रुकावटों को दूर किया और 1958 में मार्केट में आई उनकी पहली नटराज 621 HB पेंसिल। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ग्रासरूट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों के मन से स्वदेशी क्वालिटी या मेड इन इंडिया को लेकर जो झिझक थी उसे खत्म करना। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसा नया प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे जिसे कोई भी दुकानदार अपने शेल्फ पर रखना ही नहीं चाहता। बड़े रिटेलर्स ने तो नटराज पेंसिल्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि ये सस्ती इंडियन पेंसिल्स क्वालिटी और छवि दोनों में बड़े इंपोर्टेड ब्रांड्स के आगे एक दिन भी नहीं टिक पाएंगी। इस पहाड़ जैसी रुकावट को पार करने के लिए उन्होंने जो ग्रास रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाई वो सच में एक मास्टर स्ट्रोक थी। जब बड़े स्टोर्स ने इग्नोर किया तो उन्होंने छोटे स्टेशनरी वालों को टारगेट करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम था वो था बिचौलियों को हटा देना। उन्होंने सीधे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाई और उन्हें फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दिए। और जैसे ही स्टूडेंट्स ने इन पेंसिल्स को अपने हाथों में लिया और उसे किया, उन्हें तुरंत फर्क महसूस हुआ। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। ग्राफाइट बेहद स्मूथ और डार्क था और लिखावट एकदम क्रिस्प आती थी। इसकी लीड महंगी इंपोर्टेड पेंसिल से भी ज्यादा मजबूत निकली। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ मिलने वाला नॉन डस्ट इरेजर, वो तो उस जमाने में अपने आप में एक क्रांति थी। बिना किसी बड़ी दुकान के सपोर्ट के, इन्हीं सॉलिड क्वालिटीज के चलते 1970 आते आते नटराज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन चुकी थी। चौथा हिस्सा, एक्सपैंडिंग बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी अब वक्त था अप्सरा ब्रांड के जरिए अपनी पहुंच को एक नए लेवल पर ले जाने का।
मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने के बाद कंपनी ने महसूस किया कि प्रोफेशनल मार्केट में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ी समझदारी से 2 हिस्सों में बांट दिया। नटराज को स्टूडेंट्स और जनरल ऑफिसेज के लिए रखा गया, जो थी स्टैंडर्ड एचबी और हाईली ड्यूरेबल। वहीं 1970 में उन्होंने अप्सरा ब्रांड लॉन्च किया, जो खास आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के लिए बनाया गया था। इसका प्रीमियम, एक्स्ट्रा डार्क, स्मूथ फॉर्मूला और बेहतर ग्रिप इसको प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बनाता था। इस तरह उन्होंने हाई वॉल्यूम और हाई मार्जिन दोनों ही मार्केट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। 5वां हिस्सा, सर्वाइविंग ग्लोबल कंपटीशन। ये कहानी है 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। 1991 में एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त आया, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली और अचानक से वही बड़े फॉरेन ब्रांड्स वापस से इंडियन मार्केट में घुसने लगे। लेकिन हिंदुस्तान पेंसिल्स ने घबराकर पीछे हटने के बजाय एक डिफेंसिव डाइवर्सिफिकेशन की बहुत अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में नई चीजें जोड़ी: डस्ट फ्री इरेजर्स, पेंसिल्स की नोक बचाने वाले अपग्रेडेड शार्पनर्स, बॉल पेन्स, जेल पेन्स और कलर पेंसिल्स से लेकर वैक्स क्रेयॉन्स तक सब कुछ। वो अब सिर्फ एक पेंसिल कंपनी नहीं रहे थे, बल्कि एक पूरी स्टेशनरी पावर हाउस बन गए थे। और इस नई कंपटीशन में जीतने के लिए उनके मास्टरफुल मार्केटिंग कैंपेन्स का बहुत बड़ा हाथ था। किसी को याद है वो द विनिंग रेस वाला एड जिसने नटराज को सच में एक चैंपियन बनाया? या फिर वो लंबी उम्र दिखाने वाला चलती ही जाए कैंपेन? और अप्सरा का वो आइकॉनिक एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग तो हम सबने ही सुना है। इन कैंपेन्स ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि सीधे उनके पेरेंट्स को टारगेट किया और इन ब्रांड्स को हर हिंदुस्तानी घर की यादों के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। हालांकि वक्त के साथ नए दौर के चैलेंजेस भी सामने आते हैं। 2013 में एक विवाद सामने आया जब एक लॉ स्टूडेंट ने कंप्लेन की कि क्रेयॉन्स में जो स्किन कलर नाम का रंग है वो बहुत गोरा है। इसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप्स ने नॉट माई स्किन कलर हैशटैग से कैंपेन चलाया। कंपनी ने यहाँ बिना कोई बहस की बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत कंज्यूमर फीडबैक को सुना और उस क्रेयॉन का नाम बदलकर पीच कलर कर दिया और बात वहीं पर शांति से खत्म हो गई। और आखिर में छठा हिस्सा, अब 1200 करोड़ लेगेसी। आइए देखते हैं कि आज के मार्केट में इनका दबदबा कैसा है। इन सभी उतार चढ़ाव और लगातार इनोवेशन का आखिर नतीजा क्या निकला? आज जब मार्केट में कैमलिन और डॉम्स जैसे बड़े लोकल और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तब भी हिंदुस्तान पेंसिल्स अकेले ही इंडियन ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट का 65%, जी हां 65% मार्केट शेयर होल्ड करती है। ये साफ दर्शाता है कि आज भी मार्केट पर लगभग इन्हीं का राज है। और अगर हम इनके रोजाना प्रोडक्शन के आंकड़े देखें तो सच में चौंक जाएंगे। ये कंपनी हर एक दिन 8 मिलियन यानी 80 लाख पेंसिल्स बनाती है। इसके साथ ही हर रोज 15 लाख शार्पनर्स, 25 लाख इरेजर्स और 10 लाख पेन्स इनकी फैक्ट्री से बनकर निकलते हैं। सोचिए जरा, उनकी उन शुरुआती टूटने फूटने वाली जुगाड़ मशीन से आज उन्होंने कितना मैसिव स्केल हासिल कर लिया है। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बेहद दिलचस्प सवाल जरूर उठता है। अगर एक छोटा सा आइडिया, थोड़ा सा देसी जुगाड़ और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच स्टेशनरी जैसी इंडस्ट्री में बड़े ग्लोबल जायंट्स को हरा सकती है, तो आज के दौर में ऐसे और कौन से सेक्टर्स हैं जहां इस तरह का बड़ा डिसलप्शन बिल्कुल मुमकिन है? इस प्रेरक सोच के साथ हिंदुस्तान पेंसिल्स के इस विश्लेषण को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने हमें कुछ नया और बड़ा सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।